नदीम साहब हमारे साथ हैं, तो ये सवाल हम उन्हीं से कर लेते हैं अब। बिल्कुल नदीम साहब, कोर दिलशाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो इसी बात को कर रहे हैं जो अपनी गुफ्तगू में आप पहले भी कह चुके हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश अब आगे होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या देखते हैं आप, कहाँ पर मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो फैसले में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया गया है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। फैसले में यह भी कहा गया जबकि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी काम है वो सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। तो क्या कमेंट करेंगे नदीम साहब? देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आज का तफसीली फैसला, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब जो बात कही है वो बहुत ही सख्त किस्म का एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू फुलफिल दिस रोल इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ड्यूरिंग द रिसेंट जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024। तो वो तो कह रहे हैं कि अपना रोल अदा करने में ही नाकाम रहे, जो उसका रोल ये था कि वो जमहूरियत को मजबूत करना है, साफ शफाफ। तो नदीम साहब, ये तो फिर पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर एक सवालिया निशान नहीं उठता इस तरह से, इस रिमार्क्स के बाद? वो तो कह सकती हैं आप, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने नाकाम रहा है वो अपना रोल अदा करने में, उसमें तो उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो बुनियादी तौर पर जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली कहानी है वो अब सेटल होगी कि आज इलेक्शन कमीशन कंप्लाई करता है ऑर्डर, जो अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कह रहे थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगेंगे, क्योंकि तफसीली फैसला ही लागू होता है, 2 जजेस वाली राय लागू नहीं होगी। तो अगर तो उसके फैसले के ऊपर ये अभी मजीद लहतो लाल से काम लेते हैं तो फिर तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट हो जाएगी, कोई गुंजाइश नहीं। तो अगर इन्फोर्स कर देते हैं तो फिर एक रास्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू सुने, अगर कहीं काबिल इतराज कोई चीज है या उसको रिकंसिडर करना चाहिए तो कोर्ट को बड़ापन दिखाते हुए उसको रिकंसिडर कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली जजमेंट है उसमें तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। ये 11 जजेस ने कहा था, जिसमें चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब भी शामिल है। उन्होंने कहा था मैंने पार्टी बैन करने की बात ही नहीं थी की, मैंने तो सिर्फ बल्ले का निशान लेने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो ये तो खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालत के अंदर बैठ के अपना ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास यह स्कोप थोड़ा कम है। सिर्फ वो 41 मेंबर जिनका पहले एफिडेविट नहीं था और अब उनको गुंजाइश दी गई थी कि वो एफिडेविट अपना जमा करवा दें, सिर्फ उस मामले के अंदर अगर कोई गुंजाइश पैदा होगी तो हो सकता है अगर रिव्यू जाता है तो उसके ऊपर कोई वो रिकंसिडर करे। अगर मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अलावा इस फैसले के अंदर कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है या बहुत ज्यादा इसके अंदर इबाहम मौजूद है। फैसला बड़ा क्लैरिटी से दिया गया है, क्योंकि इस फैसले के जो शुरुआत होती है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले होती है, जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर उस पूरे प्रोसेस को कवर किया है। अब इसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको रिकंसिडर करते हुए सारी चीजों को कहें कि हमने तफसीली फैसले में गलत लिख दिया था। मुझे लगता है कि इसमें गुंजाइश कम है। और इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए खुली तौर से जैसा कि कहा गया है इसके अंदर, फिर उसके बाद क्या मुश्किल होगी, फिर उसके बाद की चीजें कैसे रहेंगी? कुल्ली तौर पर अमल दरामद नहीं होना इसके ऊपर, इसीलिए तो टकराव का अंदेशा है। अगर कुल्ली तौर पर अमल दरामद होना हो तो फिर तो टकराव वाली बात ही खत्म होगी ना। क्लैश इस वक्त इसलिए है कि एग्जीक्यूटिव भी नहीं चाहती, नापसंद करती है इस फैसले को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले वजाते मांग रहा है, तो तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसका फैसला बाइंडिंग है तमाम स्टेट ऑर्गन के ऊपर। तो अब क्या होगा, यहीं पे वो सिचुएशन है जिसको हम क्लैश की शक्ल में देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में ये तनाव बढ़ेगा और सूरत हाल सियासी तौर पर बेहतरी की जानब नहीं बढ़ेगी बल्कि तनाव की जानब बढ़ेगी। कुछ पिटीशन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में और मामला अगर टेकअप हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और इसी अरसे में एक बड़ी चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज होने वाली है कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह ने बन जाना है। काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट आ जाएगी और हैंड ओवर टेक ओवर हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है। ये आप 4 वीक जो आइंदा वाले हैं इसको समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है इस सारी अदालती जंग के अंदर। जी अच्छा नदीम साहब, जैसे कि ईसीपी का इजलास भी हो रहा है इस हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लेकिन वो भी बेनतीजा खत्म हो रहा है। उम्मीद कुछ जाहिर की जा रही है कि आज का इजलास बड़ा डिफाइनिंग हो सकता है। साथ साथ ईसीपी की जानिब से जो पार्टी पोजीशंस जारी की गई थी, आप कितना रेलेवेंट, कितना टाइमिंग्स के हवाले से कनेक्टेड देखते हैं सारे मामला को? क्या एनालिसिस आप डेवलप करते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 26 अक्टूबर तक का जो एक टाइम लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रूशियल है। लीगल प्रोसीडिंग्स आगे किस जानिब चलेंगी, कैसे चलेंगी नदीम साहब? तो एक चीज जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए तमाम लोगों को पीटीआई का डिक्लेयर कर दे। यहाँ एक तनाव तो खत्म हो गया ना, एक बहस समेटी जाएगी कि वो सारे पीटीआई के हो गए। अब दूसरा हिस्सा आ जाता है कि हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है और उसे पीटीआई के कुछ अरकान की हमायत चाहिए। तो एक पिटीशन 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने है जिसका रिव्यू लगना है। उसके ऊपर जस्टिस बंदयाल ने एक फैसला दिया हुआ है जो मेरी जाती राय में, मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन माबरा आइन फैसला है
जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, शायद उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनकी जजमेंट थी। उन्होंने कहा था कि जो अरकान पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए वोट करेंगे चीफ, उनके ऊपर ना वोट उनका काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। जो आईनी पोजीशन है हमारी 73 के आइन की, वो ये है कि अगर आप पार्टी लाइन को तोड़ते हुए वोट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और फाइनेंस बिल में, तो आपका वोट काउंट हो जाता है लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन बंदियाल साहब ने कहा वोट भी काउंट नहीं होगा। ये क्योंकि एक सिचुएशन थी पंजाब के हवाले से, तो वो फैसला मुतनाज़ा फैसला दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिकंसिडर करते हुए उसको दुरुस्त कर देती है, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर देती है, तो फिर ये होगा कि पीटीआई के अगर कुछ अरकान स्टिल वांट टू वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उनका वोट काउंट हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो एक सिचुएशन है जहां हुकूमत अगर जरूर चाहती है कि आईनी रिफॉर्म्स करनी है, तो फिर उनके लिए वो ऑप्शन होगी कि कुछ अरकान पीटीआई के जो उनको हमायत करना चाहे उनको साथ में लाए, वोट करवाए, आईनी तरमीम पास करवाए, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो हो जाए डिस्क्वालीफाई। लेकिन ये एक सूरत हाल मौजूद है जहां पर उनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन को आइडियली पर्सनली आई फील के आज उनकी नोटिफाई कर देनी चाहिए लिस्ट। पीटीआई के कुछ अरकान ने एग्जीक्यूटिव से प्यार मोहब्बत कायम किया हुआ है बिहाइंड द सीन, कुछ 6-7 लोग इनके उनसे राब्ते में है हुकूमत के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ गई कि हमें जरूरी 5-7 बंदे तोड़ने हैं पीटीआई के, तो दे विल स्टिल वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए ये रास्ता जो आईनी और कानूनी है और अदालती हुक्म है, इसकी खिलाफ वर्जी करने की बजाय इसके ऊपर अमल दरामद कर दें। बंदे वैसे भी तोड़ने हैं, बाद में तोड़ लीजिएगा। नदीम साहब, एक तो ये कि कानूनी तौर पर रिव्यू पिटिशंस, इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है फिलहाल। दूसरी तरफ जो सियासी मामला है उसके अंदर भी आप हमें थोड़ा ये भी बताइए ना कि पीपल्स पार्टी का किरदार वहां पर अहम होता जा रहा है इस सारे के सारे तनाजुर में, सारे किस्से में, हुकूमत के लिए, पीएमएलएन के लिए खास तौर पर। देखिए, उनके लिए तो सबसे ज्यादा भारी भरकम शख्सियत इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, क्योंकि अगर वो आठ जो उनके वोट है कौमी असम्बली में और 5 सेनेट में, अगर वो एक पब्लिक पोजीशन ना लेते मौलाना फजल रहमान, खामोशी इख्तियार करते और चुपके से जाकर उनके बंदे वोट कर रहे थे, तो फिर तो ये मसला ही आना ही नहीं था। ना आपको पता चलना था, ना मुझे पता चलना था, नहीं तरमीम भी पास हो जानी रात को 12 बजे। लेकिन उन्होंने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है, तो उनके पब्लिक पोजीशन लेने से अब ये फायदा है कि हमें सबको ये पता है कि क्या आईनी रिफॉर्म्स है, क्या उसके ऊपर पार्टी पोजीशन है। तो अभी भी सबसे भारी शख्सियत है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो फजल रहमान साहब ही हैं, और वो एक पब्लिक पोजीशन लेके पूरा बहुत बड़ा यू टर्न नहीं मार सकते। गिव एंड टेक हो सकता है सियासत के अंदर, और गिव एंड टेक के अंदर शायद कुछ चीजें जिससे वो गिव एंड टेक करें, उसमें फंडामेंटल राइट से मुतसादम अगर कुछ चीजें होंगी तो उसके ऊपर वो गिव एंड टेक ना करें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जैसे कोई कानूनी अदालत का तस्वुर था, उसके ऊपर उन्होंने पोजीशन ली है, हो सकता है उसके ऊपर वो गिव एंड टेक ना करें। तो उसके दरमियान रह के कुछ इश्यूज के ऊपर इन्हें एंगेज करना चाहिए, पीटीआई को भी एंगेज करना चाहिए। पीटीआई शायद बाज इश्यूज के ऊपर इनको वोट करे, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके ऊपर पीटीआई को मसला होगा। उस पर सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका किरदार मजबूत किया जाए। तो इन्हें दे शुड टॉक टू पीटीआई, दे शुड टॉक टू जेयूआई, और उसको मुसवदे को आईनी तरमीम के को पब्लिक करें, फिर ये क्राइसिस टल सकता है। इसका क्राइसिस को टालने का आसान तरीका यही है कि आप उनको एंगेज कर लें और जो डूएबल चीजें हैं वो कर लें, जो मुतनाज़ा है उनको होल्ड बैक कर लें। ठीक नदीम